नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी जन्म कुंडली का 5वां घर कैसे देखते हैं इस पर चर्चा करना चाहेंगे। अभी तक हम जन्म कुंडली के 4 घरों को समझ चुके हैं, समझा चुके हैं। यदि आपने उन एपिसोड्स को देखा है तो आपको वर्तमान एपिसोड को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यदि नहीं देखा है तो कोशिश कीजिएगा उन 4 को भी अवश्य देख लीजिए, क्योंकि कड़ी से कड़ी जो होती है, हम 4 धाम तक की यात्रा कर चुके हैं। 5वां धाम है जन्म कुंडली का 5वां धाम। भारत भूमि का जो है तीर्थ स्थल है, उनके धाम नहीं, ये जन्म कुंडली। अन्यथा भी कुंडली का हर भाव एक धाम की तरह ही है, एक विशिष्ट धाम। 5वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला भाव अगर आपके वैचारिक क्रांति, वैचारिक विकास का है, तो 5वां घर उन्हीं विचारों के रचनात्मक विकास का भाव है, क्रिएटिविटी। ये भौतिक क्रिएटिविटी की बात करें, फिजिकल, जैसे कि मैंने बोला लॉ ऑफ ट्रिनिटी एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, रचनात्मक शक्तियों की बात करें तो आपकी संतान एक भौतिक उत्पत्ति है, एक रचनात्मक उत्पत्ति है। मानसिक की बात करें, मानसिक के अंदर ऐसे तमाम प्रोजेक्ट लीडर्स, हम जैसे ज्योतिष के छात्र जो समझने समझाने की प्रक्रिया में तमाम उम्र गुजार चुके हैं और संभवतः शेष उम्र भी ऐसे ही गुजर जाएगी, तो यहाँ वैचारिक प्रेजेंटेशन, वैचारिक डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी रचनात्मक रूप से, ताकि हम किसी को बहुत ही सुगमता से और एक अच्छे तरीके से समझ सकें या किसी को हम समझा सकें। तो ये मेंटल डेवलपमेंट हो गया, क्रिएटिव डेवलपमेंट। एक होता कार्मिक, कुछ किताबों में लिखा हुआ है 5वां घर पुण्य कर्मों का होता है, पुण्य कर्मों के उदय का। पुण्य कर्मों का उदय होता है नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन 5वां घर कुछ निश्चित कर्मों का उदय होता है। उदाहरण स्वरूप आप संतान को ले लीजिए। कुछ लोगों को एक ऐसी संतान प्राप्त होती है जो बचपन से अपंग है। वो संतान या वो उत्पत्ति अंग होते हुए भी निष्क्रियता के कारण, अंगों की निष्क्रियता के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। माता पिता, बहन भाई, जो भी संबंधित लोग हैं उसकी सेवा करते रहते हैं। और अभी तक देखा गया है ऐसे अल्पायु होते हैं, बहुत शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वो पैदा होते हैं। तो 5वां घर ऐसे कर्मों का भी है। अब उन्हें पुण्य कर्म कहेंगे या पूर्व कर्म कहेंगे, इस परिभाषा का चयन आपसे हम कीजिए। लेकिन 5वां घर से अगर कार्मिक गति देखा जाए 5वें कर्मों की, तो ऐसी उत्पत्ति भी होती है, ऐसे जीवन में विषयों का भी उपस्थिति आती है जो अप्रत्यक्ष होते हैं और अचानक घटित होते हैं। वैचारिक आंदोलन, महाभारत का नाम आपने सुना ही होगा। कौरव और पांडवों के मध्य जो भी वैचारिक द्वंद्व था, सत्ता प्राप्ति, सत्ता इच्छा, सत्ता कामना या लक्ष्य, उसके साधना के लिए दोनों पक्ष विपक्ष में युद्ध हुआ। श्रीमान अर्जुन जी ने कृष्ण जी को कहा कि मेरा रथ मध्य में खड़ा कर दीजिए। उसके मानसिकता में, उसके जो विचार थे, उसमें एक उत्पत्ति हुई, ये कार्मिक उत्पत्ति है। और उसने वहाँ जाके क्या देखा कि यहाँ मेरे गुरु लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, क्या इनको मार के सत्ता प्राप्त करूँगा मैं? तो ये जो अचानक विचार आते हैं, ये कई बार बहुत ही हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं या बहुत ही पुण्य फल भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके स्टोरेज में क्या है। अब यहाँ ये लगभग एक क्षत्रिय की मर्यादा, क्षत्रिय का चरित्र का हनन निश्चित था, मगर श्री कृष्ण आए, काउंसलिंग करी और उन्होंने उसको जो मुख्य लक्ष्य था, प्राप्ति का लक्ष्य था, विजय का लक्ष्य था, 11th हाउस की तरफ जोड़ दिया। 10th हाउस कर्म क्षेत्र है। आइए इस फिलॉसफी को थोड़ा सा हम इस जन्म कुंडली को लेते हुए समझते हैं। जन्म कुंडली में 5वें घर में 8 नंबर राशि लिखी हुई है। 8 नंबर राशि का मतलब है वृश्चिक राशि। इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है और मंगल ग्रह इस जन्म कुंडली के अंदर लगन भाव में बैठा हुआ है, यानी कि रचनात्मक शक्तियों का जो भाव है उसका स्वामी, जो हमारी क्रियात्मक शक्तियाँ हैं जो डेवलप हो रही हैं, उस घर में बैठा हुआ है। और आनंद का विषय है, या आप देखेंगे कि ये आपने देखा होगा कि जब प्रथम भाव की चर्चा कर रहे थे तो प्रथम भाव का स्वामी 5वें घर में था। अब हम 5वें भाव की बात कर रहे हैं तो 5वें घर का स्वामी प्रथम भाव के अंदर है, यानी कि इस घर का स्वामी उस घर में है, उस घर का स्वामी इस घर में है। इसको हम बोलते हैं राशि एक्सचेंज, विनिमय, साइन एक्सचेंज, ठीक है। इस घर का स्वामी उसके घर में है, मेरे उस घर का स्वामी उसके घर में है, तो ये एक किस्म का विशिष्ट योग भी बनाता है। अब वो योग क्या है, कैसा है, वो आने वाली कक्षाओं में कहीं ना कहीं हम अवश्य लेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि 5वां घर का स्वामी लगन में बैठा हुआ है,
यानी कि रचनात्मक शक्ति और मनुष्य की वैचारिक शक्ति के मध्य में संबंध स्थापित हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब जब विस्तार मिलेंगे तो ये भी कहेंगे भाई जल तत्व त्रिकोण है, 1-5 9 में ये है, फलाना डिमका है, तो यहाँ भावुकता का कोई महत्व नहीं देना चाहिए। वो आगे वाली कक्षाओं में लेंगे जब हम तत्वों की बात करेंगे या नेचर की बात करेंगे, चर स्थिति स्वभाव आदि की। फिलहाल हम सिंपली मोटे तौर पे भावों को समझ रहे हैं। तो 5वां का इस टाइप से क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का और उनकी प्रेजेंटेशन का है। अब 5वां घर में यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए साधना की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कई बार ये साधना गलत भी हो जाती है। मान लो एक लड़का है, पड़ोस में कोई लड़की है, उसको देखता है, वो देखता ही रहता है, सिर्फ देखता ही रहता है, साधना करता मन ही मन, प्रार्थना करता मन ही मन उसकी प्राप्ति के लिए कि वो उसके जीवन में आ जाए, चाहे उसके संगनी के रूप में या प्रेमिका के रूप में। यहाँ साधना है। पर कई बार ये साधना कुटिल हो जाती है। 5वां घर फिर वो साधना वासना में परिवर्तित हो जाती है, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना बलात्, इस प्रकार से या उस प्रकार से, किसी प्रकार से, येन केन प्रकारेण उसकी प्राप्ति चाहिए। तो कई बार ये जो सोच डेवलप हो रही होती है और रचनात्मक ना होकर डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो 5वां घर हमारी साधना या वासना का भी है। मानो आपके पास 5,000 रुपये हैं और आपने एक बच्चे की फीस भी जमा करनी है, सब कुछ, बहुत सारे विषय ऐसे हैं। 5,000 में आप क्या क्या करेंगे? कुल तनख्वाह 5,000 मिलती है और आप उसी में रह रहे हैं जिससे 5,000 में एक ठीक ठाक जीवन जिया जा सकता है। लेकिन अचानक आपको कोई मित्र मिलता है, वो आपको लॉटरी सेंटर पर ले जाता है। अरे भाई ये लॉटरी ले लो, मात्र 50 रुपये की है, खुल गई तो भैया 10 लाख की है। तो उस श्रीमान जी के एक अंश, उसकी आय का एक अंश वो उसमें निवेश कर देता है जुआ में। तो 5वां घर ऐसे रिस्क फैक्टर्स का भी है। ये रिस्क फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, वो बात का विषय है। जैसे आपने चिट फंड में कहीं पैसा लगाया, अब बाजार का उतार चढ़ाव है, कई सुबह ऐसी आती है कि आपका चेहरा खिल उठता है, आपका लाभांश इतना होता है कि आप प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाते हैं। और कई बारी ऐसी सुबह भी आती है जिसको आप, जैसे काली रात होती है जीवन की, वो काली सुबह होती है, आपका शेयर डूब चुका होता है। वहाँ आपने निवेश सही किया, लेकिन क्या वो निवेश फलित होगा या नहीं होगा, ये 5वें घर से ही देखा जाता है। प्यार साधना में कन्वर्ट होगा या वासना में कन्वर्ट होगा, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इन सबको देखा जाता है। इस जातक की कुंडली में 5वां घर जो क्रिएटिविटी है वो सिर्फ इसके अपने मस्तिष्क से जुड़ी है, इसके अलावा कोई अन्य विषय नहीं है, कोई अन्य विषय है ही नहीं। तो इन विषयों पर विचार करना ही बेवकूफ़ी है। हाँ, ये भी अलग बात है कि ये विषय उस दशा अंतर्दशा के दौरान सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, यदि उन दशाओं का संबंध इन ग्रहों से है, यानी कि इस घर का मालिक कौन है? मंगल की दशा अंतर्दशा में ज़्यादा ये भावनात्मक रूप से ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे समझने की, समझाने की प्रक्रिया सरलता से समझ आ रही होगी। और हम चाहेंगे ये सरलता, ये रास्ता या ये समरसता, कुछ भी नाम दे दीजिए, हमारे जीवन में बनी रहे, आपके हमारे मध्य बनी रहे। तो इसकी निरंतरता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले कक्षा में हम जन्म कुंडली का 6ठा घर लेंगे। तब तक विश्राम। नमस्कार।